Hello students, once again I am here with your book Hornbill, textbook in English, class 11th, lesson number 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, and this is written by Nani Palkiwala, and we are doing the part 3 of this lesson, and here you are seeing the cover page of your book Hornbill, textbook in English for class 11th. This is core course, है ना। अभी तक हमने पढ़ा था इस लेसन में कि ये जो एलिंग प्लैनेट है इसकी बारे में चिंता करते हुए न्यूजीलैंड में 1972 में एक ग्रीन पार्टी का गठन किया गया था, और जो ग्रीन पार्टी थी उसने सभी लोगों को इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि धरती का स्वास्थ्य गिर रहा है और धरती में पर्यावरण प्रदूषण एवं धरती का क्षरण होते जा रहा है। साथ ही ये भी बताया था कि 1.4 मिलियन स्पीशीज़ जो अभी तक कैटेगराइज्ड की जा चुकी हैं, उनमें से कई स्पीशीज़ और ऐसी भी हैं जिन्हें अभी तक मनुष्य ने कैटेगराइज नहीं किया है, और वो अपनी एक्सटिंक्ट की ओर हैं, मतलब समाप्ति की ओर हैं। ऐसी स्पीशीज़ भी हैं। साथ ही ये भी बताया गया था कि जो ब्रांड कमीशन बनाया गया था, वर्ल्ड इंटरनेशनल कमीशन था ये, और इस पर एक यानी भारतीय व्यक्ति थे मिस्टर LK झा। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उसमें एक क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या हम हमारी आने वाली जनरेशन्स को, जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर्स हैं, उनको एक जला हुआ प्लैनेट देंगे जिसमें मरुस्थलों की स्थिति बढ़ती जा रही है और ज़मीन निष्क्रिय होते जा रही है, ख़राब होते जा रही है और वातावरण बीमार होते जा रहा है। फिर मिस्टर लेस्टर R ब्राउन ने बताया था कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में 4 चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल मुख्य रूप से हमको कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। वो हैं फिशरीज़, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। इनमें से सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमें उपलब्ध नहीं कराती हैं इन 4 चीज़ों में से, वो है पेट्रोलियम और मिनरल्स। वो हमें अलग से खनन करके खनिज निकालना पड़ता है। फिर ये भी बताया गया था कि सन 2000 तक, ये लेसन लिखा गया था 1994 में एक आर्टिकल के रूप में जो पब्लिश हुआ था ये। तो उस समय 1994 में ये अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2000 आते आते तक फ्यूल की डिमांड उस समय से 1994 से सन 2000 में 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्यूल यानी ईंधन। अब इसके आगे शुरू करते हैं। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड the other day, we were saying that we are losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स स्पेथ ने, जो कि प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, एक किसी अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि हम ये कहते हैं कि हम जंगल प्रति 1 एकड़ 1 सेकंड में खो रहे हैं, पर इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। पर ये जो 1 एकड़ का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये 1.5 यानी 1.5 एकड़ प्रति सेकंड हम जंगल खोते जा रहे हैं। मतलब जंगलों का ह्रास होते जा रहा है, उनकी कटाई होते जा रही है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. भारतीय संविधान का आर्टिकल 48A कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि जो राज्य है वो प्रयास करेगा कि वातावरण को प्रोटेक्ट करे। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करे,
उसे सुरक्षा दे, उसे इम्प्रूव करे, यानी उसमें सुधार लेके आए। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और साथ ही सुरक्षा करेगा जंगलों की और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन की। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 48 आर्टिकल नंबर 48A में दिया गया है। बट वॉट causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। पर जो सबसे तकलीफ़ देने वाली बात है, एंडलेस यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला जो तकलीफ़ है, वो ये तथ्य कि भारत में कभी भी नियमों को रेस्पेक्ट, नियमों का कानून का सम्मान नहीं किया जाता है, और ना ही उसे एनफोर्स यानी प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of constitution। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि संविधान कहता है कि कास्टिज्म जातिवाद, अनटचेबिलिटी यानी छूत अछूतवाद, एंड बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, शैल बी एबोलिस्ड इसे समाप्त कर दिया जाता है, पर ये फ्लरिश यानी फल फूल रही है, शेमलेसली यानी बिना किसी शर्म के ये सारी चीज़ें समाज में अभी भी विद्यमान हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी जब संविधान चालू हुए संविधान के नियमों को लागू हुए 44 ईयर्स यानी 44 वर्ष हो चुके हैं, तब भी ये सब चीज़ें समाज में हैं, जबकि जो संविधान कह रहा है कि इन्हें समाज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये यानी स्पष्ट करना चाह रहा है लेखक कि समाज में जो चीज़ें यानी नियम, जो कानून जो बनाए जाते हैं, वो सिर्फ कानून नाम से हैं, पर उनको एनफोर्स करके यानी प्रतिबंधात्मक यानी आवश्यक रूप से लागू नहीं किया जाता है। उसको यानी नियम बना दिया गया है, पालन करना जनता के हाथ में है, पालन कर रही है नहीं कर रही है उसको देखने वाला कोई नहीं है। A recent report of our Parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। एक तात्कालिक रिपोर्ट जो पार्लियामेंट ने जारी की थी, उसका एस्टीमेट यानी अनुमान है कि कमेटी हाईलाइट करती है, अनुमान को हाईलाइट कर रही है यानी बता रही है कि द कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन यानी होता है क्षरण, और कैटेस्ट्रॉफिक यानी होता है विध्वंसकारी। जो क्षरण हो रहा है भारत में जंगलों का, वो जो पिछले 4 दशकों से हुआ है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग द फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। एक जो रिलायबल यानी विश्वसनीय डाटा उपलब्ध कराया गया है, उसके आधार पर ये बताया गया है कि भारत में 3.7 मिलियन एकड़ भूमि से प्रतिवर्ष जंगलों को हटाया जा रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। एक बड़ा क्षेत्र जो ऑफिशियली यानी चिन्हित किया गया है कि ये वन भूमि है, वहाँ पर अभी वर्चुअली यानी यथार्थ में यदि देखें तो लगभग ट्रीलेस हो गया है, यानी पेड़ रहित है। नाम है ये वन भूमि, पर वहाँ पे वन नाम की चीज़ नहीं है, पेड़ नाम की चीज़ नहीं है। द actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics। सरकार हमेशा जो आंकड़े प्रस्तुत करती है, जनता के सामने लाती है,
वो आंकड़े एक्चुअल आंकड़ों से बहुत कम होते हैं। तो जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का, जो अनुमानित है कि लगभग 8 गुना ज़्यादा दर है उसकी, जो सरकार ने आंकड़े स्टैटिक्स यानी जो गणना प्रस्तुत की है, उस गणना से 8 गुना ज़्यादा स्पीड से वनों का ह्रास होते जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। This is page number 46 of your textbook. A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations. एक 3 वर्षीय स्टडी की गई है जिसमें सैटेलाइट यानी होता है उपग्रह का, और एरियल फोटोग्राफी यानी हवाई चित्रण की सहायता ली गई है। और इसका ये जो स्टडी की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई है। वांस दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटीरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। वो चेतावनी देती है वो रिपोर्ट कि पर्यावरण जो है वो डिटीरियोरेट होते जा रहा है। डिटीरियोरेट होना है मतलब खराब होते जा रहा है, क्षरण होते जा रहा है पर्यावरण का। पूरे अधिकतर जो 88 कंट्रीज़ हैं अभी तक जिनका जो इन्वेस्टिगेट की जा चुकी है, जिनका खोज किया जा चुका है, तो अधिकतर 88 में से मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं उनमें पर्यावरण का ह्रास होते जा रहा है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. There can be no doubt, बिल्कुल भी शंका नहीं है इस बात में, यानी निशंक होके हम ये कह सकते हैं, the growth of world population is one of the strongest factor, यानी संसार में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत तथ्य है जो डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मनुष्य के भविष्य को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। डिस्टॉर्ट करना यानी ख़राब करना, बर्बाद करना, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण कोई और कारण नहीं है, वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years to reach the first billion. मनुष्य को मैनकाइंड को मनुष्यता को मोर देन 1 million years to reach the first billion, यानी मनुष्य को करीब 1000 मोर देन 1 million ईयर 1 मिलियन यानी 10 लाख वर्षों से ज़्यादा लगे हैं फर्स्ट बिलियन की आबादी पाने पे। आबादी यानी 1 बिलियन यानी होता है 1 अरब और 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो मिलियन और बिलियन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आप नोट कर लें। अ मिलियन मतलब 10 लाख और फर्स्ट अ बिलियन यानी 1 अरब। तो 10 लाख की आबादी पहुंचने में करीब इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million ईयर, मतलब 10 लाख वर्षों से ज़्यादा लगे हैं मनुष्य को 1 अरब की आबादी पर पहुंचने के लिए। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। ये जो आबादी थी वो लगभग 1800 की आबादी थी। सेंचुरी है बाय द ईयर 1900 a second billion was added, और सन 1900 तक दूसरा बिलियन उस 1 बिलियन में जुड़ गया, मतलब अब 2 बिलियन की आबादी हो गई, 100 वर्षों में बढ़ गया एकदम से इतना। एंड द 20th century हैज़ एंडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी के अंत होते तक, सेंचुरी यानी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्षों का जो समय अवधि रहती है उसको बोलते हैं सेंचुरी, और 10 वर्षों की समय अवधि को बोलते हैं डिकेड। तो 20वीं शताब्दी ख़त्म होते तक जनसंख्या 3.7 बिलियन हो गई थी।
यानी हर 100 वर्ष में 1 बिलियन आबादी बढ़ रही थी। लेकिन जब 20वीं शताब्दी ख़त्म हुई तो इसकी आबादी की जो दर है, बढ़ने की दर और ज़्यादा बढ़ गई। वो अभी 1 अरब बढ़ रही थी तो 1.7 अरब ज़्यादा हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और जो 1994 में है, यानी 20वीं शताब्दी के एकदम ख़त्म होने के एकदम नज़दीकी में जब ये लिखा गया था लेसन, उस समय आबादी का अनुमान जो था वो 5.7 बिलियन था। बिलियन यानी अरब, 5.7 अरब था। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। प्रत्येक 4 दिनों में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है, यानी 10 लाख बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। फर्टिलिटी यानी उत्पादकता गिरती है वैसे ही जैसे इनकम बढ़ती है। यानी इनकम बढ़ाने के लिए हम उत्पादकता को घटा देते हैं। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैल रही है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, स्वास्थ्य सही हो रहा है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। तो ऐसा मान रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो सबसे अच्छा कंट्रासेप्टिव यानी जन्म निरोधक है। यहाँ पे फर्टिलिटी यानी उत्पादकता बर्थ रेट से संबंध किया गया है। तो फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम रेट, जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है उत्पादकता कम हो रही है, मतलब वो जागरूक होते जा रहे हैं, बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। शिक्षा की वृद्धि के कारण भी और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के कारण भी। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। तो हम ये मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ जन्म निरोधक चीज़ है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। पर डेवलपमेंट यानी विकास भी अपने आप में संभव नहीं है यदि वर्तमान में संख्या इसी तरह देशों की नंबर कंटिन्यू लगातार इसी तरह बढ़ते रहे जनसंख्या का, तो विकास भी संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विथ कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मतलब जो अमीर हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए और उस हिसाब से वो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। और पुअर यानी गरीब ज़्यादा बच्चों के साथ फिर से गरीबी की ओर ढकेले जा रहे हैं। कंडेम्स यानी भर्त्सना करना। तो गरीबी क्यों उनको पकड़े हुए है? क्योंकि उनके बच्चों की संख्या ज़्यादा है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले हाथ होंगे, ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा आमदनी आएगी, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, ये अर्थ नहीं है। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। इसका ये अर्थ है कि ज़्यादा लोग बिना कार्य के, मतलब लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास आमदनी नहीं है, कार्य नहीं है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। इसका यह मतलब नहीं है कि यह सलाह नहीं दी गई है कि मनुष्य को पशुओं की तरह कंपल्सरीली यानी ज़बरदस्ती स्टरलाइज्ड किया जाए। यहाँ पे स्टरलाइज्ड मतलब बांझ बना दिया जाए। बट there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। बल्कि इसका अर्थ ये है कि no alternative to voluntary family planning, यानी कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करें an element of coercion विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, यानी फैमिली प्लानिंग हो लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हो। कोएर्सन यानी होता है ज़बरदस्ती।
लोगों को लालच दे के, उनको सुविधा दे के, उनको ज्ञान दे के फैमिली प्लानिंग करवाई जाए, ना कि उसमें ज़बरदस्ती उन्हें बाध्य किया जाए उस चीज़ के लिए। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। चॉइस जो है, परपेचुएशन यानी होता है कंटिन्यूएशन, जारी रखना। द चॉइस यानी विकल्प जो है दो ही हैं। पहला है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को नियंत्रण करना, और दूसरा है परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी या फिर गरीबी को जारी रखना। परपेचुएशन यानी जारी रखना। अब यहाँ पर मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं समय ज़्यादा हो गया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लेसन को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।